Hello friends, welcome my YouTube channel Kataria Pharmacy. Today discuss the secondary metabolites. Unit 2nd Pharmacognosy 5th semester. तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में नो रोल इन द ग्रोथ फोटोसिंथेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है किसी भी प्लांट्स की ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस और उसके डेवलपमेंट में। दोस्तों, इससे पहले जो यूनिट के वीडियो थे उसमें मैंने एक बात बताई थी कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सेवरल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मतलब कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, किसके लिए? हर्बीवोर्स के लिए, हर्बीवोर्स और माइक्रोब्स के लिए। हर्बीवोर्स क्या होता है? जो शाकाहारी होते हैं, घास फूस खाने वाले होते हैं, तो वो हर्बीवोरस होता है। दोस्तों, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की अगर बात की जाए तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है किसी भी ऑल ऑर्गेनिज्म में या किसी भी प्लांट्स में, तो ये क्या होता है, कई डिजीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं अपन विनका। विनका क्या होता है? एल्कलॉइड्स होता है। एल्कलॉइड्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। तो ये क्या होता है, इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं विनका के, जैसे विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, ये क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब बात करते हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो मेडिसिनल रूप में यूज़ किए जाते हैं, उसका अध्ययन किस टर्म्स में किया जाता है, वो होता है एथेनोफार्माकोलॉजी। एथेनोफार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सच यूज़ ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के लिए जो यूज़ किया जाता है वो एथेनोफार्माकोलॉजी है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मेडिसिनल स्टडी करता है। अब बात करते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कई भागों में डिवाइड किए जाते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे, कंपोजिशन के आधार पे। तो ये मेनली जो है क्लासिफिकेशन, जैसे कि एल्कलॉइड्स है, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, स्टेरॉइड्स है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, ट्राइट्रापिनॉइड्स है, वोलेटाइल ऑयल्स है, रेजिन है, ग्लाइकोसाइड्स है और ट्राइडोइड्स है, अदर टर्पिनॉइड्स और नेप्थोक्यूनोन। तो ये सब क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किए जाते हैं किसके? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कलॉइड्स की बात करेंगे। तो दोस्तों, एल्कलॉइड्स की बात करें तो ये क्या होता है? बेसिक इन नेचर। नेचर में क्या होता है? बेसिक होता है और ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से पाया जाता है। और इसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है एक या अधिक, यानी कि वन और मोर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन द एल्कलॉइड्स केमिकल स्ट्रक्चर। डब्ल्यू मेसनर गेव द नेम एल्कलॉइड्स। ये साइंटिस्ट है डब्ल्यू मेसनर, ये क्या किया था, इसने क्या किया था कि एल्कलॉइड्स का नाम दिया था इसने, कि भाई इस कंपाउंड्स को हम एल्कलॉइड्स कह सकते हैं। द बेसिक नेचर ऑफ alkaloids is due to the presence of nitrogen atom in the 5 or 6 membered ring structure, यानी कि जो एल्कलॉइड्स का बेसिक नेचर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो नाइट्रोजन एटम के प्रेजेंट होने की वजह से होता है। अब इसकी कंपोजिशन की बात करें दोस्तों, इसकी कंपोजिशन की बात करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम ओनली पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक है वो ही हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कंपोजिशन की। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम इन 5 and 6 मेंबर रिंग। कंपोजिशन में क्या होता है कि भाई एल्कलॉइड्स में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन से कंपाउंड्स है, ऐसे कौन से एटम्स है जिससे
कंपोजिशन होकर एल्कलॉइड्स फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो इसमें एल्कलॉइड्स में क्या क्या हो सकता है, नाइट्रोजन एटम हो सकता है, 5 से 6 मेंबर रिंग हो सकती है, हेट्रोसाइकिल रिंग हो सकती है, एलिफेटिक चेन हो सकती है। तो ये क्या होता है, जो नाइट्रोजन एटम विदाउट है हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जैसे क्वाटनरी एमीन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और कार्बन एटम रिंग विद द नाइट्रोजन इन हेट्रोसाइकिल रिंग्स, यानी कि जो कार्बन एटम्स होता है, जो कार्बन एटम्स की रिंग होती है, उन रिंग के बीच में, कार्बन चेन के बीच में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हम इसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। दोस्तों अब आगे बात करते हैं, हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई इसकी बेसिसिटी इंक्लूड कर सकते हैं, और इनके जो एटम्स हैं, कौन कौन से एटम्स हैं, क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो केमिकली जो स्टडी की जाती है वो केमिस्ट्री में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे नाइट्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल्स, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम होता है तो उसकी केमिस्ट्री किस प्रकार की स्टडी कर सकते हैं अपन। अलोंग विद कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एल्कलॉइड्स इज द नाइट्रोजन एटम, यानी कि जो एल्कलॉइड्स में कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेंशियल एटम है वो कौन है, नाइट्रोजन एटम है। जैसे कि बात करते हैं कोकाइन। कोकाइन क्या है, एक तरह का एल्कलॉइड्स है, मॉर्फिन एनालोगस भी आप इसे बोल सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, 5 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। अब बात करते हैं एफिड्रिन, एग्जाम्पल एफिड्रिन, ये क्या होता है, एलिफेटिक साइड चेन ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी कि इसमें कोई रिंग नहीं होती है, इसमें एलिफेटिक चेन होती है जिसमें नाइट्रोजन एटम्स लगा हुआ होता है। अब बात करते हैं इन मॉर्फिन एंड रेसरपाइन इज प्रेजेंट एज 3 एमीन नो, यानी कि थर्सरी एमीन ग्रुप पाया जाता है मॉर्फिन और रेसरपिन में। और इसके साथ साथ ट्यूबाक्यूरेनिन में क्या हो जाता है, क्वाटनरी अमोनियम पाया जाता है। तो ये क्या होता है, एक तरह की केमिस्ट्री होती है कि भाई 4 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, तो इसके बेस्ट पर भी हम एल्कलॉइड्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स, सम एल्कलॉइड्स कैरी ऑक्सीजन एटम्स, मतलब कुछ एल्कलॉइड्स होते हैं जो क्या रखते हैं, ऑक्सीजन एटम्स रखते हैं। बेसिकली एल्कलॉइड्स आर सॉलिड बट एक्सपेक्टेबल ऑक्सीजनेट विच आर नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स, यानी कि जैसे एग्जांपल की बात करें तो फिलोकार्पिन है। फिलोकार्पिन क्या है, एल्कलॉइड्स है, ऑक्सीजन एटम भी रखता है, लेकिन ये क्या होता है, लिक्विड्स होता है। क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्ट है, मतलब अपवाद है। और मॉर्फिन क्या है, एल्कलॉइड्स है, तो ये भी ऑक्सीजन एटम कंटेन रखता है। तो ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। हमने ऊपर इस लाइन में पढ़ा है कि जो बेसिकली एल्कलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन यहाँ पे पिलोकार्पिन क्या है, लिक्विड है, और मॉर्फिन क्या है, सॉलिड है। तो ये क्या है, एक अपवाद है पिलोकार्पिन। अब बात करते हैं बेसिसिटी को हम एल्केनिटी भी बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम इन द एल्कलॉइड्स मॉलिक्यूल गिव इट अ बेसिक, यानी कि जो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है वो एल्कलॉइड्स मॉलिक्यूल को क्या देता है, बेसिक नेचर देता है। फॉर्म सॉल्ट विद रिएक्ट एसिड, जो ये बेसिक एल्कलॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, किससे रिएक्ट करके, एसिड से रिएक्ट करके। जैसे कि सॉल्ट फॉर्मेशन वीक बेसिक इन हाई एसिडिक, मतलब जो वीक बेसिक है वो सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा किसमें, हाई एसिडिक नेचर में, और जो स्ट्रॉन्ग बेसिक है वो सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा किसमें, लो एसिडिक नेचर में।
अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कलॉइड्स। जनरली एल्कलॉइड्स आर नॉट much stable as they degrade not only when exposed to chemical reagent but also on exposure to air, light, moisture and heat। यानी कि ये केमिकल रिएजेंट से ही डिग्रेड नहीं होते, ये क्या करते हैं किसी हवा, लाइट्स, मॉइस्चर और हीट, इनसे भी क्या होते हैं डिग्रेड हो जाते हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अगर मान लो ये किसी केमिकल रिएजेंट से या किसी भी लाइट से, किसी भी मॉइस्चर से अगर डिग्रेड नहीं होती है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ही मजबूत होती है। यानी कि जितना स्टेबल होगा उतना ही कम डिग्रेड होगा, और जितना कम स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा डिग्रेड होगा। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का ख़राब होना या किसी भी चीज़ का टूटना, तो ये क्या होता है, डिग्रेडेशन फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं बायोजेनेसिस। दोस्तों बायोजेनेसिस को हम बायोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो हम इसमें बायोसिंथेसिस ऑफ एल्कलॉइड्स स्टडी करेंगे। तो एल्कलॉइड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ए कॉमन बायोसिंथेटिक पाथवे। यानी कि एल्कलॉइड्स कॉमन बायोसिंथेटिक पाथवे के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। क्यों? ड्यू टू दैन डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। यानी कि इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके कारण हम किसी भी नॉर्मली बायोसिंथेटिक पाथवे द्वारा इसका सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ये किससे ड्राइव फ्रॉम एमिनो एसिड। यानी कि किसी भी प्रिकर्सर के द्वारा एल्कलॉइड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तो प्रिकर्सर की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, ये एक तरह के क्या होते हैं, प्रिकर्सर होते हैं। किसके? एल्कलॉइड बायोसिंथेसिस के। अगर ये प्रिकर्सर होंगे तभी हम बायोसिंथेसिस कर सकते हैं एल्कलॉइड्स का। चलो चलते हैं। मैनी एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द सिक्मिक एसिड बाय द मेटाबोलाइट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। मैंने पिछले वीडियो में बेसिक मेटाबॉलिज्म जो वीडियो था मैंने उसमें बताया था कि जो बेसिक मेटाबॉलिज्म होती है तो वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से जो रिंग चलती है, क्या चलती है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट से जो रिंग चलती है इधर, तो इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट बनता है। इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट बन के फिर किसका निर्माण करता है, सिक्मिक एसिड का निर्माण करता है। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। किसके द्वारा हो रहा है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा। तो ये सिक्मिक एसिड फॉर्मेशन किया जाता है। तो इस सिक्मिक एसिड से क्या होता है, एमिनो एसिड्स ऑब्टेन किया जाता है। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले अल्फा एमिनो एसिड्स की बात करते हैं। अल्फा एमिनो एसिड्स है, ठीक है दोस्तों, अल्फा एमिनो एसिड्स है और अल्फा एमिनो एसिड प्रीकर्सर। यानी कि मैंने पिछले इसमें बताया था कि प्रीकर्सर क्या है, प्रीकर्सर फिनाइलएलानाइन और टायरोसिन और ट्रिप्टोफान प्रीकर्सर होते हैं। अब बात करते हैं इसमें अल्फा एमिनो एसिड्स है और अल्फा एमिनो एसिड प्रीकर्सर। तो अल्फा एमिनो एसिड्स में क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 क्या करेगी, लाइब्रेट होगी। CO2 लाइब्रेट होने के बाद CO2 क्या होगी, लाइब्रेट होगी। लाइब्रेट होने के बाद इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, एमिन का फॉर्मेशन किया जाएगा। अब बात करते हैं अपन इसकी अल्फा एमिनो एसिड प्रिकर्सर की बात करते हैं। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ कि प्रिकर्सर की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, फिनाइलएलानाइन भी ले सकते हैं, टायरोसिन भी ले सकते हैं, ट्रिप्टोफान भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें होगा ट्रांस एमिनेशन होगा, मतलब एमिन का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो इस ग्रुप को क्या छोड़ के चल जाएगा, एमिन छोड़ के चल जाएगा, एमिनो ग्रुप छोड़ के चल जाएगा। तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। एल्डिहाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होने के बाद ये तो बहुत कंपाउंड्स है, ये बहुत कंपाउंड्स क्या करेंगे आगे चलकर H2O
यानी कि हाइड्रोलाइसिस, पानी का क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि H2O निकल गया। H2O निकलने के बाद ये किसका फॉर्मेशन करता है, सिर्फ वैस का फॉर्मेशन किया जाता है। सिर्फ अगर नॉर्मली देखा जाए तो सिर्फ वैस किससे भी सिंथेसाइज किया जाता है, सैलिसाइक्लिक एसिड के द्वारा, एमिनो एसिड्स की प्रेजेंस में सिंथेसिस किया जा सकता है। तो इसमें अपन अदर नहीं जाएंगे। तो अब बात करते हैं, ये बेस है, कौन सा बेस है, सिर्फ बेस। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन आयन ऐड करने के बाद ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का निर्माण होगा। और इस कंपाउंड का निर्माण होने के बाद इसमें क्या करेंगे, कार्बन आयन के साथ रिएक्ट करवाकर क्या करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे। कंडेंसेशन प्रोसेस होने के बाद इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, मैनिच रिएक्शन बोलेंगे। कंडेंसेशन होने के बाद ये किस में फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कलॉइड्स में फॉर्मेशन किया जाएगा। एल्कलॉइड्स बायोसिंथेसिस हो गया दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।